जो इवेंट था उसमें पीयूष गोयल जी यहाँ पर बोलते हुए, लेकिन और उन्होंने ऑफ कोर्स ये भी बोला है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर फिर से पिकअप करने चाहिए। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी हद तक जूझ रही है, जिस तरह के वीक एक्सपोर्ट नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकेंड हाफ जो है 2024 का यहाँ पर हम नंबर्स यहाँ पर कुछ बेहतर होता हुआ देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के हिसाब से, ज्वेलरी में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। लेकिन बात अब यहाँ पर हम सोने चांदी के प्राइसेस की कर लेते हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जून का महीना सोने और चांदी दोनों ही लिहाज से प्राइसेस में यहाँ पर वीक रहा। दोनों में हमने 4 से 5% की गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है। जुलाई के महीने की शुरुआत ऑन अ स्टेबल स्टेडी फ्लैट नोट हुई है। यहाँ से अब जुलाई में आप क्या कुछ वॉच करेंगे और क्या प्राइस व्यू है? आई थिंक जुलाई महीने में रेट कट का जो डिसीजन रहेगा उसके ऊपर ही मेजर इवेंट रहेगा। सो रेट कट होगा कि नहीं इसके ऊपर ही मेजर कॉल है। सो मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो डिप्स आती है उस पर बाइंग करनी चाहिए, और जब रेट कट की एक्सपेक्टेशन बिल्ट होती है तो दोनों में आपको एक तेजी देखने मिलेगी। ऑलराइट, तो कुणाल, अगर चांदी की यहाँ पर बात की जाए 96,500 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 86 के आसपास के लेवल्स हैं। 10,000 रुपए की मुनाफा वसूली यहाँ पर आ चुकी है। ऑन चार्ट्स आपको लगता है ये बाइंग लेवल्स हैं? क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट टाइम आपने बोला था कि 85 86 पे आके एक सपोर्ट बनेगा, तो क्या ये खरीदारी के मौके हैं या फिर वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है? जी परफेक्टली 86,000 नियर मंथ का रेट है जो अभी एक्सपायर होने जाने वाला है। जो फार मंथ है दैट इज होवरिंग अराउंड 89,000 रुपीज। सो ये जो बदला है वो भी काफी बड़ा है, 2200-2300 रुपए का बदला है। सो मेरी राय में जो फार मंथ है वो करेक्ट होता है 2,000 रुपया, वहां से आपको धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज फ्लो। अभी फिलहाल डॉलर स्ट्रांग है, रेट कट कम हो गए, ये सब एक्सपेक्टेशन है। इसके कारण गोल्ड और सिल्वर में जो फाइनेंशियल साइड से जो डिमांड आती है वो नहीं आ रही है। और इंडिया में भी अगर देखेंगे शॉर्ट टर्म में सिल्वर की सप्लाई में बहुत इजाफा हो रहा है जो हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है। इतना एग्रेसिव इंपोर्ट होने के कारण थोड़ा फिजिकल मार्केट में है डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी का प्रेशर बना रहेगा ये एक्सपायरी में, और आगे जाके एक्सपायरी के बाद थोड़े दिनों के बाद मार्केट सेटल होगा। सो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट करेक्शन होता है उसमें आप बाय कर सकते हैं अराउंड सेम लेवल जो आपने बताया 86,000 के आसपास फार मंथ अगर आता है दैट इज अ वैल्यू बाय, वहां पे आप धीरे धीरे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम प्राइसेस का एक ब्यौरा यहाँ पर देखें तो चांदी मई में 13.5% बढ़ी थी और जून में करीब करीब 5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो यहाँ पर चांदी में देखने को मिला है वो है इंपोर्ट्स के सेंस पे। हम महीने के इस साल के बेसिकली महीने 4 महीने में बता चुके थे आपको कि पिछले साल जितना इंपोर्ट हुआ था जो कि करीब करीब 3600 टन था, 4,000 टन के लेवल्स के ऊपर हम फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ इब्जा के सुरेंद्र मेहता भी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। चांदी के ओवरऑल इंपोर्ट नंबर्स पे पहले आपका एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि 2022 में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स थे, 2023 में गिरावट थी जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, 2024 में क्योंकि हमारे पास बेस ही यहाँ पर कमजोर है, लेकिन जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है और जिस तरह के नंबर्स हमने अंडर सीपा यहाँ पर यूएई से आते हुए देखे हैं, आप उन्हें कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि ओवरऑल चांदी की मांग में बढ़ोतरी तो हुई है, चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड हो चाहे ज्वेलरी की डिमांड हो, उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो हमें ड्यूटी का भी देखना होगा, क्योंकि जब आप अंडर यूएई सेपा एग्रीमेंट सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ 8% ड्यूटी है, और यदि आप यही किसी दूसरे देश से सिल्वर को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 15% ड्यूटी है। तो ये जो मेजर रीजन है, तो एक आर्बिट्रेज बनता है 7% के आसपास का, तो उसकी वजह से भी इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा कुणाल की बात से सहमत हूं कि जो सिल्वर की जो रिक्वायरमेंट है भारत में, उससे थोड़ी सी ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि लोग इसको स्टॉक करके रखना चाहते हैं। एक फियर फैक्टर भी है कि शायद ये जो 7% का जो ड्यूटी डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं सरकार इसका संज्ञान लेगी और इसको तुरंत से तुरंत बंद करेगी। बेसिकली जिस तरह ऑफ कोर्स जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि 45% जो चांदी का इंपोर्ट हुआ है वो अंडर एसी हुआ है, और सुरेंद्र जी क्यों ना हो, अगर आपको और मुझको भी यहाँ पर एक अंडर एक स्कीम यहाँ पर सस्ती चांदी इंपोर्ट करने को मिलेगी तो आई एम अज्यूमिंग एज अ बिजनेस इंडस्ट्री अब वो करेगा। कंसर्न क्यों है एज ऑफ नाउ इस चीज़ को लेकर कि यूएई से ज़्यादा चांदी आ रही है?
देखिए, कंसर्न इसलिए है कि बहुत जगह पर जैसे आपको ईटीएफ के अंदर वो दुबई गुड डिलीवरी सिल्वर ईटीएफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ लंदन गुड डिलीवरी को एक्सेप्ट करते हैं। तो यदि मैं यदि एक कंज्यूमर हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं ईटीएफ में, तो मुझे मुझे जो एनएवी मिलेगी ईटीएफ के अंदर, वो मुझे 15% वाली सिल्वर इंपोर्ट की ड्यूटी का मुझे एनएवी मिलेगी। मतलब मैं महंगी चांदी खरीद रहा हूँ बनिस्बत के जो फिजिकल चांदी है जो दुबई से आई हुई है, वो जो सस्ती मिल रही है। तो ये कंसर्न तो है, इसमें इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है, इसमें कंज्यूमर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या ये 8% और 17-15% का जो डिफरेंस है, इसका फायदा कंज्यूमर को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि जब आप कमोडिटी एक्सचेंजेस में सिल्वर और की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मतलब एक 7% का डिफरेंस नहीं रख सकते। ये कमोडिटी एक्सचेंज में आपको एक फेयर प्राइसिंग लेकर आना पड़ता है, और ये फेयर प्राइसिंग कहीं ना कहीं पे हम इसके लिए प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑल राइट, अगर हम इसको भी समझ लें और इसको भी साइड में रखें, पर हमें पता था क्योंकि जब सरकार ने सीपा के थ्रू यहाँ पर यूए के साथ ये करार किया था, तो हमें ये ड्यूटी डिफरेंशियल्स पता ही थे। तो क्या उस टाइम पे ये जो गैप है या लूप होल है, ये उस टाइम पे नहीं देखा गया था? क्योंकि जो कंसर्न है वो इस बात को लेके है कि बहुत ज़्यादा चांदी सिर्फ यूएई से ही आ रही है। वो तो कोई बहुत बड़ा ब्रेनर नहीं है वहाँ पर, लेकिन आप कहेंगे कि ये लूप होल इन दैट सेंस उस टाइम पे शायद नहीं सोचा गया? नहीं, ऐसा नहीं है मनीषा जी। उस समय बिल्कुल ये सोचा गया था। जब ये सेपा एग्रीमेंट बना था, उस वक्त सिल्वर पे जो जनरल इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 10% ही थी। ये बाद में बढ़ा के 15% की गई। लेकिन सेपा एग्रीमेंट में आपको हर साल 9%, 8%, 7%, मतलब अगले साल ये ड्यूटी 7% हो जाएगी, उसके अगले साल 6% हो जी। जाएगी। तो इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है, जबकि गोल्ड में सिर्फ 1% ही कम होगी ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी से, ऐसा लिखा गया था। तो ऐसा उस वक्त सोचा तो डेफिनेटली गया होगा, क्योंकि उस समय 10% ही ड्यूटी थी। ये ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई, लेकिन सेपा एग्रीमेंट में इसको करेक्शन नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। एब्सोल्युटली, मैं वही आपको कह रही हूँ कि ये जो लूप होल है, आपको लगता है थोड़ी देर ऑलरेडी हो चुकी है इसे करेक्ट करने के लिए। एंड जैसे आई रिमेंबर सुरेंद्र जी, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि सभी लोग सिपा के अंडर यहाँ पर इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है सिल्वर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी 15% के लिहाज से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं कुछ चांदी वालों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी कुछ चांदी 15 से आ रही है और कुछ यहाँ पर 9 से आ रही है। तो क्लियरली एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर है ही नहीं, ऑलरेडी डिले हो ही चुका है इसमें। तो कितनी जल्दी क्या कुछ, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी अब आते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके ऊपर एक नज़र रखी जाएगी, लेकिन कितना जल्दी आपको लगता है कि इसे करेक्ट किया जा सकेगा? नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दो कंट्री के बीच के एग्रीमेंट्स हैं। Exactly. और इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने भी उनके साथ एक एग्रीमेंट में ये भी कहा है कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट पे उनको एक 5% ड्यूटी रिडक्शन वहां पर मिलता है। तो जब दुबई में ज्वेलरी इंपोर्ट होती है, तो वहां पर 5% ड्यूटी का बेनिफिट होता है। तो ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, आप भी जानते हैं, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि जल्दी से इसको बंद कर दें या चालू कर दें। मुझे लगता है कि बजट में मुझे उम्मीद है कि शायद इस डिफरेंस को कम करके मेरे ख्याल से यदि सिल्वर की ड्यूटी को वापस 10% के आसपास या 11% के आसपास कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो। जी हाँ, और हो सकता है कि इस बजट में हम शायद ये भी सुने कि चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी इन एन ओवरऑल तरीके से यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। एक फाइनल सवाल आपसे सुरेंद्र जी, एज एन इंडस्ट्री तो ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस हैं ही, जो 4-5 चांदी वालों से मैंने बात करी, कंसर्न्स भी रही थी, काफ़ी यहाँ पर ऊपर नीचे भी वो हैं, लेकिन एज अ कंज्यूमर, क्योंकि हमको यहाँ पर CNBC आवाज़ पे कंज्यूमर्स भी देख रहे हैं, तो अगर मैं भी चांदी ले रही हूँ तो क्लियरली मेरी प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सही नहीं है, द वे ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर फिलहाल है। जी, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हमने सरकार से कहा भी है कि ये जो ड्यूटी डिफरेंशियल है, ये इतना ज्यादा नहीं हो सकता। आप बायलैटरल एग्रीमेंट में 1%, 2% का ड्यूटी डिफरेंशियल रखिए, खास तौर पर उस सिचुएशन में जब वो चीजें एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है। आप कमोडिटी एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? यदि आप मल्टीपल ड्यूटी स्ट्रक्चर रखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे कंज्यूमर को नुकसान है, इन्वेस्टर को नुकसान है, ट्रेड को नुकसान है, कमोडिटी एक्सचेंज को नुकसान है, सभी को नुकसान होगा।
ऑलराइट, वो एक यहाँ पर बड़ी कंसर्न आती हुई इंडस्ट्री के तौर पे, कंज्यूमर्स के तौर पे एक्सचेंज पे प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर नहीं हो पा रही है और जिस तरह का इंपोर्ट हमने एक सस्ते लेवल्स पे यहाँ पर आते हुए देखा है अंडर सीपा, वो अब एक कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो एक्चुअली शुरू हुआ था यहाँ पर एक बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से। और जैसे मिस्टर मेहता ने कहा भी कि बहुत आसान नहीं है इस तरह से इसको पुल एंड पुश करना, तो कुछ समय और शायद ये अनइवन ट्रेड चलता रहेगा, लेकिन क्लियरली सभी की नजर अब इसके ऊपर आने लगी है, तो एक जल्द निकाल भी होने की एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से वो समझाने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो बात करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।